नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों मैंने अतीक अहमद को लेकर एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने काफ़ी हद तक ये स्पष्ट करने की कोशिश की थी कि जो तीनों हत्यारे आए थे जिन्होंने अतीक और अशरफ को मारा पुलिस की कस्टडी में, उन लोगों को कौन लोग भेज सकते हैं मारने के लिए, उनके पीछे मोटिव क्या था, ये काफ़ी हद तक मैंने उसमें स्पष्ट कर दिया था। और मुझे बड़ी बहुत ही खुशी हुई कि आप सब लोगों ने इस वीडियो को इतना पसंद किया कि वो चंद ही घंटों में लाखों तक चल गया। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे सवाल हैं जो परिदृश्य पर तैर रहे हैं। लोगों के ज़हन में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ये जो 3 हत्यारे थे, इन्हें किसने हायर किया था? अपनी मर्ज़ी से आए थे? क्या हुआ? और अगर अपनी मर्ज़ी से आए थे तो तीनों के बीच में तालमेल कैसे बना? और इस समय पुलिस की क्या जाँच चल रही है? एसआईटी जो इसमें बनाई गई है, वो किस हद तक पहुँची है? कानूनी प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है और ये मामला कितना आगे बढ़ा है? तो मैंने सोचा एक वीडियो ऐसा बनाया जाए जिसमें आपको समस्त अपडेट्स दे दिए जाएँ। ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि अतीक अहमद की जो बेवा है शाइस्ता परवीन, जो अभी तक फरार है, पुलिस जिसकी तलाश कर रही है, उसको लेकर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं। फिलहाल तो ये है कि जो लेटेस्ट खबरें हैं, वो ये हैं कि इस हत्याकांड में जिसमें अतीक और अशरफ को मारा गया, 5 दिन हो चुके हैं, इसमें एसओ समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। शाहगंज थाना है, उसके एसओ और 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। अश्विनी कुमार सिंह वहाँ के थाना प्रभारी थे और इनमें जिन 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, उनमें धूमनगंज थाने के 2 दरोगा और 2 सिपाही भी शामिल हैं। और इसमें ये माना गया कि इन सब लोगों की कस्टडी में चूँकि यह था, तो उसकी सुरक्षा क्यों नहीं की गई। और घटना इसलिए भी सनसनीखेज रही कि ये घटना शाहगंज थाने से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर हुई। यानी कि मोतीलाल नेहरू मंडलीय अस्पताल है, जिसको कॉल्विन हॉस्पिटल कहा जाता है, उसके गेट पर 15 अप्रैल की रात 10:37 पर जो ये हत्याकांड हुआ, उसमें धूमनगंज और शाहगंज दोनों थानों की पुलिस की लापरवाही को माना गया है प्रथम दृष्टया। और ये पुलिस का एक प्रोटोकॉल भी होता है कि अगर लापरवाही है किसी की, तो उसमें पुलिस के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होती है। दूसरी ओर इनके जो तीनों हत्यारोपी हैं, तीनों हत्यारोपी अरुण, लवलेश और सनी, इन तीनों से पूछताछ चल रही है और एसआईटी की कस्टडी रिमांड मंजूर की है इलाहाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने। और इसमें एसआईटी 19 अप्रैल को दोपहर 2 बजे से 23 अप्रैल की शाम 5 बजे तक इनसे पूछताछ कर सकती है, लेकिन कोर्ट ने इसमें कई शर्तें भी लगाई हैं। इससे पहले हत्या के तीनों आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश किया गया था और तीनों को रिमांड पर देने की पुलिस ने मांग की थी, एसआईटी ने मांग की थी और उन्होंने कहा था कि हत्याकांड से जुड़े कई तथ्य और अभिलेख जुटाए जाने हैं, जिनमें मोबाइल, असला, कई और चीज़ें जो नॉर्मली होती है। कोर्ट ने एसआईटी की जांच की अर्जी तो मंजूर की, लेकिन उन्होंने कहा, कोर्ट ने कई शर्तें भी लगाई। कहा कि तीनों आरोपियों को सुबह 10:30 बजे सीजीएम कोर्ट के सामने पेश किया गया और कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी अगर अपने साथ अपने अधिवक्ता रखते हैं तो उन्हें इसकी छूट रहेगी, लेकिन जो इनके वकील होंगे वो जांच में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे। साथ ही साथ वो 100 मीटर की दूरी कम से कम बनाकर रखेंगे और एसआईटी किसी भी तरह की मानसिक प्रताड़ना इन तीनों की नहीं करेगी। देख लीजिए साहब, पुलिस के लिए काम करना कितना मुश्किल होता है। और देखिए, एसआईटी ने पहले दिन इन्हें 2 राउंड की पूछताछ की, लेकिन अभी तक बताया जाता है कि इसमें कोई अच्छी जानकारी नहीं मिली है। जो सवाल इनसे पूछे गए उसमें कुछ इस तरह के सवाल रहे कि भाई, तुम्हारे मोबाइल फ़ोन कहाँ हैं? मोबाइल नहीं है तो आपस में आपने संपर्क कैसे किया? हत्या के समय क्या कोई और मौके पर था जिसके इशारे पर आपने गोलियां चलाई? तीनों पहली बार कब और कहाँ मिले? ये तो ऑब्वियस सा सवाल है कि जब तीनों अलग अलग जिले के हैं, तीनों अननोन हैं, तो तीनों की टीम कैसे बनी? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। इसके अलावा अतीक अशरफ के अस्पताल लाए जाने की खबर आपको कैसे मिली? घटना स्थल तक कैसे और कितनी देर पहले पहुंचे थे? मीडिया कर्मियों के वेश में मौजूद थे, तो आप लोग कितनी देर पहले वहां पर आ गए थे? इसके साथ साथ ये पूछा गया कि वीडियो कैमरा, माइक, आईडी ये सब कहाँ से लाए? जो पत्रकार बनकर आए थे, गले में आईडी डालते हैं, वो माइक लेकर रखते हैं, वो सब चीज़ें कहाँ से लेकर आए थे? प्लानिंग कब और कहाँ हुई? और तीनों के अलावा भी क्या कोई और इस साजिश में शामिल है? दूसरी ओर
इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी और आपने इतना रिस्क क्यों उठाया इनको मारने के लिए? और पुलिस को आसानी से आपने सरेंडर भी कर दिया। पुलिस जवाबी फायरिंग करती और अगर आप मारे जाते तो क्या इस बात का डर नहीं लगा? साथ ही साथ एसआईटी ने इनसे ये भी पूछा है कि आखिरकार आपके पास लाखों रुपए की पिस्टल कहाँ से आई? 8 लाख रुपए वाली पिस्टल है ये, और इसके लिए आपको अगर किसी ने पैसा दिया तो वो कौन था? ये भारत में भी आसानी से नहीं मिलती हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरी ओर आज यानी कि बृहस्पतिवार को पुलिस इन तीनों को लेकर जाएगी घटना स्थल पर, जहां पर अतीक और अशरफ का मर्डर इन्होंने किया था, और उस पूरे सीन को रिक्रिएट करने का प्रयास किया जाएगा कि कैसे कैसे ये सीन हुआ। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूं कि लगातार शाइस्ता परवीन को लेकर ट्रेंड चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग शाइस्ता परवीन अतीक से भी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि शाइस्ता परवीन अतीक की बीवी है, अब उसे बेवा कहना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो इद्दत में है, जो कि पति की मौत के 40 दिन तक शायद उसमें रहना पड़ता है, लेकिन पुलिस उसकी रात दिन तलाश कर रही है। एक खबर तो ये आई थी कि जिस दिन उमेश पाल की हत्या हुई थी और अतीक के बेटों को उठाया था पुलिस ने, तो उस दिन ये थाने पहुंची थी और थाने में इसने बहस की थी कि मेरे 2 बेटे तो नाबालिग हैं, उनको आपने कैसे अरेस्ट कर लिया? और जो इसके 2 नाबालिग बेटे हैं वो अभी बाल सुधार गृह में हैं। मैं आपको बताऊं कि अतीक के 5 बेटे थे। असद एनकाउंटर में माना जा चुका है, 2 बड़े बेटे जेल में हैं और 2 छोटे बेटे जो हैं वो बाल सुधार गृह में, यानी कि पूरा पूरा खानदान अंदर है या फिर ऊपर है। बहरहाल शाइस्ता परवीन को लेकर तलाश जारी है। पुलिस सूत्रों का यह भी कहना है कि शाइस्ता कहीं बाहर नहीं भागी है और वह प्रयागराज से लेकर कौशाम्बी तक बार बार अपने ठिकाने बदल रही है। जिन गांवों के बारे में पुलिस को शक है उन गांवों में अधिकांश पुरुष फरार हैं। पुलिस जब गांव में पहुंचती है तो वहां केवल महिलाएं और बच्चे ही मिलते हैं। शाइस्ता परवीन की मंगलवार को मरियाडीह के पास बरेठा गांव में होने की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस ने पूरे गांव की कॉम्बिंग की, दर्जनों घर की तलाशी हुई, लेकिन शाइस्ता नहीं मिली। इसके बाद पुलिस को पता चला कि शाइस्ता कुछ समय पहले ही यहां से निकली है, यानी कि पुलिस के अंदर से भी कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है शाइस्ता को, उसका कोई सूत्र है। उसके साथ 3 और महिलाएं भी थी और पुलिस को पूरा यकीन है कि शाइस्ता आसपास के इलाकों में ही है। बुधवार को भी यानी कि कल मरियाडीह और बरेठा से लेकर कौशाम्बी के कछारी इलाकों तक पुलिस ने लगातार दबिश दी। नीवा से लेकर नवाबगंज और फाफमऊ से कछार में शाइस्ता की खोजबीन की गई है, लेकिन पुलिस को अभी कोई इसकी जानकारी नहीं मिली है कि वो कहाँ है। बताया जा रहा है कि उसके साथ 2 महिलाएं और भी हैं और शाइस्ता लगातार मूव कर रही है, अपना ठिकाना बदल रही है और वह किसी मोबाइल नंबर का भी प्रयोग नहीं कर रही है, उसी से उसको पकड़ा जा सकता है। कुछ लोगों को शाइस्ता को पनाह देने के आरोप में पकड़ा भी गया, लेकिन उनसे कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। ये एक बहुत बड़ी घटना है। और दूसरी ओर कई और छोटी मोटी खबरें भी लगातार इसको लेकर चल रही हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी खबर तो यही थी कि जिस हॉस्पिटल में ये मर्डर कांड हुआ कॉलविन, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे ही नहीं चल रहे थे और अब 4 दिन के बाद इन कैमरों को चालू करवाया गया है वहाँ से, जिससे कि अभी कोशिश की जा रही है कि उसमें जो जो जानकारियाँ थी उनको डिकोड किया जा सके। दूसरी ओर अतीक का एक करीबी है मोहम्मद मुस्लिम, उसको भी पुलिस ने उठाया है। असद के साथ जो उसका बेटा मारा जा चुका है, उसकी बातचीत की ऑडियो और चैटिंग वायरल हुई थी और उससे पूछताछ की जा रही है। देखिए, बहुत सारे सवाल हैं कि अतीक अहमद की हत्या के बाद भी लखनऊ में रहकर प्रॉपर्टी का काम करने वाला बिल्डर मोहम्मद सलीम जांच के घेरे में आखिर आया कैसे। पुलिस का कहना है कि अतीक अहमद के परिवार से उसका लेन देन था और उसने अतीक की पत्नी शाइस्ता को 80 लाख रुपए दिए थे। एक दिन पहले वायरल ऑडियो में उसकी अतीक के बेटे असद से बातचीत में सारी की सारी चीजें सुनती नजर आ रही हैं और असद यह कहता हुआ सुनाई पड़ रहा है कि वह जेल में बंद उसके भाई उमर से मिल ले। मुस्लिम जेल जाकर मिलने में तो नानुकुर करता है, लेकिन वह यह जरूर कहता है कि जो मैसेज या काम हो बताओ, वह उसे कर देगा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर मुस्लिम अतीक के बेटों के कहे हुए काम को क्यों कर रहा था, क्यों माफिया के परिवार की मदद करने के लिए वो हामी भर रहा था। दूसरी ओर अतीक का एक गुर्गा है 50,000 का इनामी असाद कालिया, इसको भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये बहुत सारी चीजें हैं। उमेश की जो हत्या हुई थी, उमेश पाल की, जिसमें अतीक को भी उम्र कैद की सजा हुई थी, उसके बाद से ही असद के संपर्क में था, उसका बेटा जो असद था उसके संपर्क में था ये असाद कालिया,
और देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अब एक बड़ी घटना भी हुई थी, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ कि कांग्रेस के जो पार्षद पद के प्रत्याशी थे प्रयागराज के राजकुमार सिंह रज्जू, वो अतीक अहमद की उस पे गया कब्र पे, और उसने तिरंगा फहरा दिया और कह दिया कि साहब इसको अतीक अहमद को भारत रत्न दिलवाया जाना चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने उसे पार्टी से निकाल दिया है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है, उसे 6 साल के लिए पार्टी से निकाला भी गया है। तो इस पूरे प्रकरण में दोस्तों जो फिलहाल इंफॉर्मेशन आ रही है वो यही है कि जो 3 हत्यारे पकड़े गए हैं उनसे एसआईटी अगले 5 दिन पूछताछ करने वाली है, 23 तारीख की शाम तक करेगी और उसमें ठोस जानकारी मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। हालांकि कोर्ट ने ये कहा है कि आप रोजाना पूछताछ के बाद इनका मेडिकल कराएंगे, यानी कि इनके साथ कोई मारपीट नहीं कर सकते हैं। लेकिन पुलिस को अगर इनको इनसे तह तक पहुंचना है, देखिए इसमें पूरे आरोप ये भी लग रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार पर भी इसमें सवाल उठाए जा रहे हैं, और सरकार अपना दामन बचाने के लिए, सरकार खुद को पाक साफ दिखाने के लिए निश्चित रूप से इस मामले की तह तक जाना चाहेगी। और योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। ये मुद्दा नहीं है कि अतीक और अशरफ मारे गए, चलो ठीक हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन असली मुद्दा ये भी है कि पुलिस की कस्टडी में मारे गए और ये साजिश आखिर रची किसने? आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें अतीक और अशरफ के जिंदा रहने से डर था, भय था? क्या वो कुछ सफेद पोश हैं, राजनेता हैं, या कुछ और बड़े माफिया हैं, कोई बड़े कारोबारी हैं? कौन लोग हैं? क्या पुलिस के लोग इनसे मिले हुए थे? इन सब सवालों के जवाब अगले 5 दिनों में मिलने की उम्मीद है। मैं इस पूरे मामले पर अपडेट्स के साथ आपके सामने आता रहूंगा। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार।